था कि अगर जांच समिति बैठी है वहां तक तो ठीक था, लेकिन आपने इसको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री क्यों भेज दिया? उसी पर कोर्ट ये कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस इन हाउस जांच की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त है, जांच प्रक्रिया संवैधानिक था और राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना और सिफारिश भेजना असंवैधानिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू होती है तो वे वहां पे अपना तर्क दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, सवाल यह उठता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के पास बचने के क्या विकल्प? तो सीधे शब्दों में इसको यह समझ सकते हैं कि उनके पास बचने के विकल्प ना के बराबर। उनके खिलाफ सरकार कभी भी महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। अगर धनखड़ वाला मामला नहीं होता तो महाभियोग इनके ऊपर आना तय था। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुनाते हुए साफ साफ कह दिया है कि अब जस्टिस वर्मा महाभियोग के दौरान अपना तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहत मिलने की उम्मीद अब न के बराबर। हाँ, अगर जस्टिस वर्मा, इसमें दो चीज हो सकता है। अगर जस्टिस वर्मा खुद इस्तीफा दे देते हैं तो इस स्थिति में वह महाभियोग से बच जाएंगे, पहला चीज। और दूसरा, अगर इस्तीफा देते हैं तो दोनों कंडीशन में पद तो जाएगा ही जाएगा, और उनकी जो क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा है ये तो कोई नहीं बचा सकता। लेकिन उनको फायदे क्या होंगे इसके? अगर ये महाभियोग चलता है तो इनको जो सरकारी सुविधाएं मिलनी है वो कोई सुविधा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर महाभियोग चलने के पहले ये इस्तीफा दे देते हैं तो इनको जो सरकारी सुविधा है वो मिलती रहेगी। यही फर्क है इन दोनों में। अब जो जांच समिति बनी थी 3 जजों की, उनके बारे में भी थोड़ा मैं बता दूं कि एक जो न्यायमूर्ति थे सीलनाथ, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय। दूसरे थे जीएस संथावालिया, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। और तीसरे जो न्यायमूर्ति थे वो अनु शिवरामन, न्यायाधीश कर्नाटका। इन 3 जजों की बेंच ने ये पूरे मामले की जांच की थी। उसके बाद जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की थी डॉक्टर संजीव खन्ना की, जिस समय सीजीआई थे उनके सामने। और संजीव खन्ना साहब ने इसको रेकमेंड कर दिया था, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दिया था। तो यहां पर एक बार फिर कपिल सिब्बल को